हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप सभी का बहुत स्वागत है वंस अगेन हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और यहाँ पे मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए वापस कुछ नए लेक्चर्स लेकर आई हूँ। नए लेक्चर्स की बात करें तो जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जिसने चाहे हमसे विश्वास में या तो तीव्र में हमसे लेक्चर्स लिए होंगे, हमारे साथ यहाँ पे मिलकर पढ़ाई करी होगी, उन्हीं बच्चों को हमने एक प्रॉमिस किया था कि सिर्फ 12th नहीं, 12th के बाद आगे भी जो कोर्सेज होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, हम उसमें आपका पूरा का पूरा साथ देंगे। तो सीयूईटी हमारी नेक्स्ट पड़ाव है। मैं जानती हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पे सीयूईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने सीए पे फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बस अपने रिजल्ट के लिए रुके हैं कि रिजल्ट कब आए और कब इन कॉलेजेस में हम यहाँ पे एडमिशन ले, राइट। पर जिन बच्चों ने यहाँ पे सोच लिया है, सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है और कहते हैं नहीं हमें तो बस वो टॉप यूनिवर्सिटी जो है उनमें से यहाँ पे पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे हम सीयूईटी स्प्रिंट की सीरीज लेकर आए हैं। हमें पता है कि सीबीएसई के जो भी बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे अपने एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी फॉलो करा है, जो सेम सीयूईटी यहाँ पे फॉलो करता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि सीबीएसई में 30 to 35% ऑफ द सिलेबस एवरी सब्जेक्ट में यहाँ पे ओमिटेड था, डिलीटेड था, आप कह सकते हो। बट सीयूईटी की बात करें तो ऐसा नहीं है। सीयूईटी में आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने सीबीएसई में नहीं किए थे, जो आपको यहाँ पे करने हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, दो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से चैप्टर में कब कहाँ आएगा, ये मैं आपको जरूर बता दूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मेरा काफी ज्यादा फोकस हर एक सेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो कराने में भी होगा, राइट। तो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस भी यहीं पे करेंगे। तो आज के पहले सेशन की जो कि है आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर की अगर बात करें तो यस, यहाँ पे बिकॉज ये वन शॉट सीरीज है, पूरा का पूरा चैप्टर हम पहले ही यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, या आप कह सकते हो एक ही लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे चाहे वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस या तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंपेयरिंग मैनेजमेंट विद आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन हो, या फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, functions of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, and last हिस्सा that is coordination, the essence of management या the features of coordination, importance of coordination, इसको आज के सेशन में कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद हम हर एक टॉपिक की कॉम्बिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बिल्कुल ही बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें या कोई भी ऐसी एग्जाम जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज हमेशा फोकस में रखना है कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है कि यार मल्टीपल चॉइस है, बहुत इजी है, चलो 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, जब ये नेशनल लेवल एग्जाम्स होती है, कंपटीशन बहुत टफ होता है, लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, कुछ ही लोग हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्रैक कर पाते हैं। तो ये डिफिकल्टी जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में इंक्रीज की जाती है एग्जाम्स को कॉम्पिटिटिव लेवल बनाने के लिए, और इसीलिए कोई भी क्वेश्चन का यहाँ पे कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द राइट आंसर, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये चीज प्लीज याद रखना, राइट। यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं अगर मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, कुछ कीवर्ड्स जो आपको मैनेजमेंट को लेकर याद रखने हैं वो है सबसे पहले आपको याद रखना है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है तो इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है। कौन से इंटर रिलेटेड फंक्शंस है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। फोर्थ, मैनेजमेंट का हमेशा मेन एम या मेन पर्पस क्या होता है टू अचीव गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं मैनेजमेंट को लेकर जो हमेशा आपको याद रखने हैं, जो आपको बताता है कि मैनेजमेंट इसका मतलब यहाँ पे क्या है।
जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट में कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। कौन से इंटर रिलेटेड फंक्शंस? तो हमें बाय द टाइम ऑलरेडी पता है कि अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब हम इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो कि यहाँ पे एक मैनेजर परफॉर्म करता है, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम अचीव कर सके, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक साल में मेरी जो सेल्स है उसको 50% से इंक्रीज करना है। अब मैंने बोला सेल्स बढ़ जा, सेल्स बढ़ जा, सेल्स बढ़ जा, तो सेल्स बढ़ गया। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे बोलने से, कहने से कभी भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। वरना साल भर ना मैं कोई पढ़ाई नहीं करती, मैं कोई लेक्चर्स नहीं लेती, बस मैं दिन भर एक ही चीज कहती, बच्चों को 95 प्लस आ जा, बच्चों को 95 प्लस आ जा, काश सबको आ जाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम वो गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद काम करने के लिए जो रिसोर्सेज है उसको अरेंज करें, मतलब ऑर्गेनाइजिंग। काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत होती है, और अगर अच्छा काम करना है तो कंपीटेंट लोगों की जरूरत होती है, तो स्टाफिंग करें। लोग आने के बाद कौन कब क्या काम करेगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे, डायरेक्टिंग करें। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लोग काम तो कर रहे हैं, बट क्या काम हमने कहा, जैसे सोचा, जैसे समझा वैसे हो रहा है, तो उसके लिए कंट्रोलिंग करें, राइट। तो यहाँ पे ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है, एक ही एम और एक ही फोकस के साथ कि भाई मेरे को ये 5 फंक्शंस को परफॉर्म करके एक ही चीज करनी है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो मेरे को यहाँ पे अचीव करना है, ठीक है। वैसे तो मैनेजमेंट के बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट वन ऑफ माय फेवरेट डेफिनेशंस है जो यहाँ पे FW टेलर ने दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज होता है। देखो बेटा, एक कंपनी को चलाना है, एक बिजनेस को चलाना है, तो एक चीज या दो चीज से कंपनी या बिजनेस नहीं चलता है, राइट। मुझे अगर मेरी कंपनी या बिजनेस को यहाँ पे रन करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे मुझे पैसे चाहिए, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मुझे प्रोडक्शन करना है तो मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी रिसोर्सेज को यहाँ पे मुझे लाना है। उनके कोऑर्डिनेशन से ही यहाँ पे मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती हूँ। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? जहां पे आप 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते हो। क्यों परफॉर्म करते हो? सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सको। क्या चीजें खुद से मैनेज हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जहां पे मैनेजर्स को कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है कि वो 5 फंक्शंस को निभा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स यहाँ पे अचीव कर सके। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो इसको आप फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, फीचर्स पूछे, वन एंड द सेम। सबसे पहले फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में आप चाहे कोई भी काम करो, आप प्लानिंग कर रहे हो या आप स्टाफिंग कर रहे हो या आप कंट्रोलिंग कर रहे हो या डायरेक्टिंग कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट हर एक एक्टिविटी जो एक मैनेजर करता है, आज मान के चलो मैनेजर को रिसोर्सेज मंगाने हैं, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल लेते वक्त वो एक जन से नहीं बल्कि 5 जन से कोटेशन लेता है, उसको भी पूछता है, उसको भी पूछता है, उसको भी पूछता है, उसको भी पूछता है। क्यों? एक जन से बात करके क्यों नहीं लिया? क्यों 5 जन को पूछा? सो दैट कंपनी का कॉस्ट कम हो सके, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। एम क्या था? कंपनी का फायदा। फोकस क्या था? गोल्स ऑफ द कंपनी। मेन फोकस क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट में चाहे मैनेजर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे, उनका मेन फोकस एक ही रहता है कि मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं, चाहे वो सेल्स को बढ़ाना हो, चाहे वो रेवेन्यू को बढ़ाना हो, चाहे मेरे को 4 ब्रांच खोलनी हो, वो मैं अचीव कर सकूं, राइट। सेकंड क्या है? तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो अभी तक आपको बाय हार्ट होना चाहिए। यहाँ पे परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो जनरली हमें एक अंदाजा होता है या एक ऐसा अजम्पशन या फीलिंग होती है कि मैनेजमेंट एक एकदम ही हाई फंडू सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं। गलत बात है।
हाँ, मैं समझती हूँ कि जो बड़ी कंपनीज है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहाँ पे एक नहीं लाखों एक्टिविटीज एक दिन में हो रही होती है, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत होती है या ज्यादा नंबर ऑफ मैनेजर्स की जरूरत होती है, क्योंकि काम ज्यादा तो फैलता ज्यादा है, तो समेटने के लिए मैनेजर्स ज्यादा चाहिए। पर छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक एनजीओ है, जो सोशल सर्विस कर रहा है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस भी नहीं कर रहा है, वहां पे भी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट हर एक बिजनेस, हर जगह, चाहे वो बिजनेस दुनिया के कोई भी कोने में हो, वहां पे मौजूद होता है। इसीलिए मैं कहती हूं मैनेजमेंट इज परवेसिव। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। ये मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है मतलब क्या? तो जब भी मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ, मैनेजमेंट तीन चीजों का हो सकता है। एक, आप अपने काम को मैनेज करो। दूसरा, आपकी कंपनी में जो लोग हैं उनको यहाँ पे मैनेज करो। तीसरा, जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो उसको यहाँ पे मैनेज करो। एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल देके समझेंगे। मैं अगर कहती हूँ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसके तीन पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब अपने काम को मैनेज करो। हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्कूल है, स्कूल का पर्पस क्या होता है? स्कूल का एम क्या होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके। अगर आपकी हॉस्पिटल है तो आपका काम होगा या आपका पर्पस होगा कि जो भी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हम उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दे सके। तो जब भी हम बिजनेस करते हैं ना बेटा, एक पर्पस से करते हैं कि अच्छा स्कूलिंग देना है, अच्छा हेल्थ केयर सर्विस देना है, रेस्टोरेंट है तो बेस्ट क्वालिटी फूड देना है, अगर स्पास एंड सैलून्स है तो बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, राइट? तो यहाँ पे ये जो काम है, जो आपका पर्पस है, आप उसको मैनेज कर रहे हो कि मुझे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना है। कैसे? तो मैं अच्छे टीचर्स लाऊंगी, अच्छे नोट्स बनाऊंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्स, तो एम्प्लॉय से जुड़ा होता है। अब मेरी बिजनेस को चलाने के लिए मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा एम्प्लॉयज। तो इन एम्प्लॉयज को खुश रखना, सेटिस्फाइड रखना, बेटा उनकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, उनकी वजह से आपकी कंपनी सक्सेसफुल है, तो उनको सही सैलरी देना, राइट? उनको अगर मान के चलो कोई फैक्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस केस में हो सकता है कि उनको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, बहुत धुआं और स्मोक आता है, तो काम करते करते होता है। तो ये सॉल्व करना, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, बेसिकली अपने एम्प्लॉयज का फायदा, उनको मोटिवेटेड रखना और उनका सेटिस्फैक्शन देखना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेशन मतलब एक प्रोडक्शन साइकिल होता है, ठीक है? जो जनरली फैक्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होता है, उसमें हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है? अब सवाल ये है, मैं कहती हूँ पहले रॉ मटेरियल आएगा, कितना, कहाँ से, ज्यादा या कम? ज्यादा मंगा तो स्टोर कैसे करोगे, डिसीजंस लोगे? अरे कितना रॉ मटेरियल आएगा, कब मशीन चालू होगी, कितना प्रोडक्शन एक दिन में हो पाएगा, क्या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगी, किस तरीके से पैकेजिंग होगी, कैसे स्टोर होगा, ये जो डिसीजंस हम प्रोडक्शन करते वक्त लेते हैं ना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बच्चा कहता है मैम वर्क एंड ऑपरेशन में क्या फर्क है? ये देखो, ऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब मेरी सर्विस इंडस्ट्री है तो उधर तो मैं कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रही है ना, राइट? वर्क कंपनी या बिजनेस के पर्पस से रिलेटेड होता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरा पर्पस क्या था, मुझे क्या देना था लोगों को या मेरे कस्टमर्स को, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है? आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस पर्पस, तो बिजनेस के लाइफ टाइम तक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में 2-4 महीने मैनेजमेंट चाहिए, फिर 8 महीने मैनेजमेंट नहीं चाहिए, नहीं। एवरी स्टेप, एवरी प्रोसेस, एवरी फंक्शन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कंपनी के हर एक डिसीजन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता, राइट? नेक्स्ट क्या है? दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बेटा, एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट एक व्यक्ति या एक पर्सन का यहाँ पे काम नहीं होता है।
मैनेजमेंट जो है मल्टीपल लोगों का यहाँ पे काम होता है, मल्टीपल लोग टीम वर्क करके एक साथ मिलकर यहाँ पे मैनेजमेंट या उसके रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है। क्यों डायनामिक फंक्शन है? क्योंकि मैं बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ। अब बिजनेस का जो एनवायरमेंट है उसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरमेंट। अब कभी भी नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अभी देखो बजट आया, टैक्स रिजिम चेंज हो गई, ठीक है, बीच में कोविड आया तो रिसेशन आ गया, कहीं कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, अचानक से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया। तो यहाँ पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं। अब ये चेंजेस अगर मेरे बिजनेस पे असर करता है, मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो इनके मुताबिक मुझे भी तो अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने बोला प्लास्टिक बैन, तो मुझे तो मेरा पैकेजिंग चेंज करना पड़ा। अब पहले अमेजॉन, मिंत्रा का हर एक पार्सल जो है प्लास्टिक के थैलियों में आता था, अब किस में आता है, तो पेपर बैग्स में, वो जो ब्राउन पेपर की पैकेजिंग होती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे मेरे बिजनेस में कांस्टेंट चेंजेस आने की जरूरत पड़ सकती है। मैनेजमेंट को कभी भी चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने प्लान, स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट क्या है, तो वो कहता है मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। ये बेटा इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट है ना बेटा एक क्वालिटी है। आप एक व्यक्ति को देख के, मतलब एक इंसान मेरे सामने से खड़ा है, मैं उसको ऐसा देख के अच्छा मैनेजर दिखता है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति को देख के या उसके फिजिकल अपीयरेंस से वो मैनेजमेंट कितना अच्छा कर सकता है, उसमें क्या मैनेजमेंट क्वालिटीज है, नहीं समझ में आता है। मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ अच्छा मैनेजमेंट है, बुरा मैनेजमेंट है, तो वो उसके एक्सपीरियंस या रिजल्ट या फंक्शनिंग से पता चलता है। बेसिक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मान के चलिए आपको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में गए इलाज के लिए। अब हॉस्पिटल में आप गए, सामने रिसेप्शन है, प्रॉपर आपने बताया, उसने आपको डायरेक्ट किया, आपको एक टोकन नंबर या तो आपको एक नंबर दिया, आप वेट कर रहे हो, जैसे आपका नंबर आया कॉल आउट हुआ, आप गए, इलाज किया, फिर वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, फिर दवाई ली, फिर वहाँ पे पेमेंट किया, फिर आप चले गए। पूरा प्रोसेस स्मूथली हुआ, ठीक है, एकदम शांति वाली में, अच्छा मैनेजमेंट है। अब मान के चलिए दूसरी बार आप दूसरे हॉस्पिटल में गए इलाज के लिए, ठीक है, डॉक्टर के पास गए इलाज के लिए। अब वहां पे आप गए तो पहले तो कहाँ किधर जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किधर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि किधर रिसेप्शन है किधर क्या है। जैसे एंट्री मारा, ओ भाई साहब ये रिसेप्शन किधर है, वो बोलता मालूम नहीं, मैं तो कल ही आया है। वाह, मतलब कोई भी किधर भी भाग रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, नंबर बोला 3 है, लग गया 4 घंटा। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट जो है ना उसको एक्सपीरियंस किया जाता है बेटा, वो दिखता नहीं है, बट उसका जो रिजल्ट है कंपनी के सक्सेस या ग्रोथ या प्रॉफिट पे दिखता है। हर कंपनी जो आज सक्सेसफुल है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, रेवेन्यू मॉडल में है, जाहिर सी बात है उसका मैनेजमेंट अच्छा है। समझ रहे हो बेटा? तो मैनेजमेंट भले दिखता नहीं है, बट उसका जो इफेक्ट है ऑन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को आप इंडिविजुअल या तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। जब मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इनका मेन फोकस होता है कंपनी का फायदा, कंपनी का बेनिफिट, कंपनी की वेलबींग, मतलब बिजनेस का फायदा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 सब टाइप्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखो बेटा, मैंने बिजनेस को शुरू किया, अब मुझे पता है कि शुरुआत में 2-4 दिन में कोई अंबानी नहीं बनेगा, ठीक है, तो 2-4 दिन 8-10 दिन लगेंगे मेरे बिजनेस को यहाँ पे सर्वाइव करने में, ज्यादा ही लग जाता है, 1-2 साल लग जाता है, जो मार्केट में इतना इंटेंस कंपटीशन है ना उसको सर्वाइव करने में। देखो बेटा, वो जमाना गया जब आप एकदम यूनिक बिजनेस करते थे और कोई आपको कॉपी नहीं कर पाता था। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया के कारण, साइंस एंड इनोवेशन बढ़ जाने के कारण बिजनेस कोई भी आप ले लो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह।
तो शुरुआत में हमारा फोकस होता है कि उतना कमा लो कि भाई खर्चा निकले, है ना, ऐसा नहीं कि इधर तक कर्जे में डूब गए, ठीक है, ये नहीं चलता है। तो शुरुआत में हम सर्वाइवल पे फोकस करते हैं कि एटलीस्ट उतना अर्न कर ले कि हमारा कॉस्ट निकले, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेवल पे आते हैं जहां पे हमें लगता है कि चलो अभी सेट हो गया है, लोग हमें जानने पहचानने लगे हैं, हम कंपटीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, उतना कमा रहे हैं कि इजीली अपना कॉस्ट निकल रहा है। अब हम सोचते हैं कि कैसे प्रॉफिट कमाना शुरू करें, सेल्स कैसे बढ़ाए, ज्यादा कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे ज्यादा बेचें कि अभी हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट इज द रिस्क और रिवॉर्ड जो आप यहाँ पे रिस्क लेने के लिए आपको मिलता है। तो बिजनेस का प्राइमरी एम तो प्रॉफिट ही है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड लेवल पे जाते हैं जहां पे हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे हाथ में पैसा है, तो कैसे अपने बिजनेस को और बड़ा किया जाए। देखिए बेटा, जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन चाहे कि वो अपने बिजनेस को कॉन्स्टेंटली ग्रो करे, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करे, कॉन्स्टेंटली डाइवर्सिफाई करे। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक स्टेबल लेवल पे आने के बाद बोलते कि भाई देखो मेरे से तो इतना ही हो पाएगा, तो मैं उतना ही काम करूंगा, ठीक है। बहुत कंपनीज होती है जो कहती है कि जितना हमसे मैनेज होता है उतना हम बिजनेस को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसी को सालों साल तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है जहां पे मैं सोचती हूँ कि बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। अब मुझे कैसे पता बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, तो ग्रोथ मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक हो सकता है आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक हो सकता है आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एक हो सकता है आपका इंक्रीज इन सेल्स, एक हो सकता है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो देखो बेटा, बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स या इंडिकेटर्स होते हैं। पहले एक ब्रांच थी, अभी 4 ब्रांच है, ये भी ग्रोथ है। पहले मैं एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, अभी 4 बनाती हूँ, ये भी ग्रोथ है। पहले मैं साल के 10 लाख यूनिट्स बनाती थी, अब 1 करोड़ यूनिट्स बनाती हूँ, ये भी ग्रोथ है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम एक बिजनेस का ग्रोथ मेजर यहाँ पे कर सकते हैं। बट तीनों के तीनों, चाहे वो सर्वाइवल हो, प्रॉफिट हो या ग्रोथ हो, इनका अल्टीमेट फोकस ऑर्गेनाइजेशन, उसका वेलबींग, उसका फायदा होता है। उसके बाद जब हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं तो दैट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इस सोशल ऑब्जेक्टिव्स का अल्टीमेट एम होता है वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का फायदा, सोसाइटी का बेनिफिट, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, सोशल वेलफेयर। चाहे वो लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना हो, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जनरेट करना हो। बहुत बार बिजनेसेस कहते हैं कि यार हम तो फैक्ट्रीज खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगे तो गांव या रूरल एरियाज या अंडर डेवलप्ड एरियाज में खोलेंगे। क्यों? वहां पे लोगों के पास काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा गरीबी है, तो वहां पे लोगों की मदद हो जाएगी। सोशल ऑब्जेक्टिव है, वहां पे अपने लोगों का, सोसाइटी का, उस एरिया के लोगों का बेनिफिट सोचा। काफी बिजनेसेस कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देते वक्त जो बैकवर्ड एरियाज है, जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, इनको प्रायोरिटीज देंगे, इनके लिए रिजर्वेशंस रखेंगे सो दैट इनको भी यहाँ पे आगे आने का मौका मिले। ये भी सोशल वेलफेयर है। उसके अलावा इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ कंट्री को इंक्रीज करना। देखो बेटा, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज करना, ये भी बेनिफिट टू द ओवरऑल पॉपुलेशन एंड सोसाइटी है, राइट। एक कंट्री ग्रो जब होता है, कंट्री जब डेवलप होता है ना बेटा, पूरा यहाँ पे सारे लोगों का, जो भी इस कंट्री में रह रहे हैं, सबका इसमें बेनिफिट होता है, ठीक है। क्या है? तो दैट इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पोल्यूशन कम करना। देखिए बेटा, एनवायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, उसका असर हमारे ऊपर, हमारी सेहत या हेल्थ के ऊपर भी होता है। अब ये सब हमारी जनरेशन तो झेल चुकी है। पोल्यूशन का क्या असर होता है, कितने बच्चों को अस्थमा हो रहा है, कैंसर्स हो रहे हैं, हमें तो मतलब रियल एक्सपीरियंस है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे यूज करना, अगर बिजनेस के पास एक ऑप्शन है कि वो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर सकती है, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है, उनको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको बेटा आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो, इसको आप यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो,
ठीक है। अब ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका मेन फोकस होता है कंपनी या बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज का बेनिफिट, उनका सेटिस्फैक्शन, उनका फायदा, ये इनका यहाँ पे मेन फोकस या मेन एम होता है। अब हर एक व्यक्ति जो है, चाहे वो कहीं पे भी काम करे, कोई भी कंपनी में काम करे, वो सोचता है कि भाई मेरे को ये कंपनी में फायदा मिले, मुझे कुछ सीखने मिले, ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिले, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मुताबिक मुझे सैलरी एंड वेजेस मिले एंड सो ऑन। तो लोगों को यहाँ पे एडिक्वेट सैलरी देना, ये ज्यादातर बच्चे कहते हैं मैम एडिक्वेट सैलरी मतलब ज्यादा सैलरी देनी चाहिए ना। गलत हो। जब भी मैं कहती हूँ एडिक्वेट, मैंने मोर नहीं कहा, ज्यादा नहीं कहा। एडिक्वेट का मतलब होता है कि लोग जितना काम कर रहे हैं मार्केट में, उस काम के लिए जिस हिसाब से पेमेंट देना चाहिए उतना देना। ऐसा नहीं कि बाबा उसको कुछ पता नहीं है तो मैं उसको उल्लू बना रही हूँ, एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, काम ज्यादा करवा रही हूँ, पैसे कम दे रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज कंडीशंस। अब प्रॉपर लाइटिंग होना, वेंटिलेशन होना, एम्प्लॉय 10 घंटा आपकी कंपनी में रहता है तो उसको पीने के पानी की जरूरत पड़ेगी, तो साफ पीने का पानी होना, वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल होना, ये बेसिक वर्किंग कंडीशंस है जो आपको एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। उसके अलावा पीयर रिकॉग्निशन। अब सबसे पहले तो पीयर रिकॉग्निशन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है। देखिए बेटा, पीयर रिकॉग्निशन क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है। मान के चलिए कि आप एक कंपनी में 1-1.5 साल से काम कर रहे हो। 1-1.5 साल से आप रोज जाते हो, अपना काम करते हो, काफी बार आपके काम की वजह से कंपनी को फायदा भी हुआ है, आपको आपके बॉस ने वेरी गुड भी कहा है, शाबाशी भी दी है। अब हुआ यूं कि एक दिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण आप ऑफिस ही नहीं गए। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मेडिकल इमरजेंसी थी, ऑफिस जा नहीं पाए, ना आप प्रॉपरली सबको इन्फॉर्म कर पाए। अब 5-6 दिन बाद जब आप ऑफिस जाते हो, ना ये 5-6 दिन में किसी ने आपको फोन किया कि क्या हो गया, ना किसी ने आपकी तबीयत पूछी, ना किसी को पता चला कि 6 दिन से आप गायब हो। बुरा लगेगा। क्यों? 1.5 साल से एक जगह पे काम करते हो, लोग आपको पहचानते तक नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि 1.5 साल में आपने कितनी मेहनत की, कितनी बार आपने ऐसा काम किया जिससे सबको फायदा हुआ है। चुभेगा। हाँ, यही होता है पीयर रिकॉग्निशन। देखिए बेटा, एक एम्प्लॉय जब आपकी कंपनी से जुड़ जाता है ना, वो अपने आप को आपकी कंपनी का हिस्सा मानता है। तो वो जो भी काम करता है लोग उसको जाने पहचाने, लोगों को उसके बारे में पता हो, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें कि वो इस कंपनी का हिस्सा है और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये होता है पीयर रिकॉग्निशन, जहां पे आपके कलीग्स आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पता होता है आप कौन हो, क्या हो, आपकी क्या अहमियत है। राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब मैं कहती हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पहली चीज तो 2 अलग चीजें हैं। ट्रेनिंग का काम होता है कि एम्प्लॉय जो भी काम करे उसको बेहतर करे। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय अपने करियर में कैसे चीजों को सीख के, स्किल डेवलपमेंट करके अपने करियर में आगे बढ़ सके। मेन पर्पस होता है एम्प्लॉय का फायदा। देखो बेटा, जब आप ट्रेनिंग लेते हो, कोई भी चीज को सीखते हो, या जो काम आपको आता है उसको बेहतर कर पाते हो, आगे फायदा किसका है? हम सीख कर तो, एक्सपीरियंस लेकर तो, नॉलेज लेकर तो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? एक व्यक्ति जो 6 साल से काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो 6 महीने से काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में अंतर किस चीज का है? एज का नहीं, एक्सपीरियंस का। ये जो 6 साल में एक व्यक्ति सीखा है ना, वो दूसरा व्यक्ति 6 महीने में सीख ले, इसका चांस कम होता है। हो सकता है, बट मैं कह रही हूँ चांस कम होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे वो अपने करियर को डेवलप कर सके। बट नॉट द लीस्ट दैट इज सोशल रिकॉग्निशन, जहाँ पे सोशली भी पूरे कंपनीज उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको जाने पहचाने, दोस्ती यारी ग्रुप्स बाहर लेके जाए, टीम लंच जाए, सोशल रिकॉग्निशन। बेसिकली एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात आती है, जहां पे एम्प्लॉय के बेनिफिट, एम्प्लॉय के वेलबींग की बात आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि मैनेजमेंट की वजह से हम एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आने से अपने आप को एडजस्ट कर ले। बहुत बार ऐसे होता है बेटा, जब चीजों को बदलने जाते हो ना, जब आप चेंज लाने की कोशिश करते हो, लोग उसको अपनाते नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम इसको? बताइए।
सोचो सोचो सोचो, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है बेटा, जब भी नई चीज आती है, अब मान के चलो जब कंप्यूटर्स आए, जब हमने बोला कि सबको कंप्यूटर्स पे काम करना है, बहुत लोगों ने अपोज किया। ठीक है, किसी ने स्ट्राइक किया, किसी ने आंदोलन किया कि भाई अब 50 साल 55 साल पे कंप्यूटर सीखेंगे, क्या जरूरत है, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। बट एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है तो अपने एम्प्लॉयज को समझा पाए कि क्यों चेंज की जरूरत है, क्यों हमें ये चेंज अपनाना चाहिए और इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। देखो बेटा, मैनेजमेंट को ना दोनों का फायदा देखना होता है, कंपनी का भी एम्प्लॉयज का भी, दोनों में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो उसका खुद का भी कुछ गोल्स होगा। उसके गोल्स होंगे कि भाई वो उसको प्रमोशन मिले, उसकी सैलरी बढ़े, वो ज्यादा चीजें सीख सके, अपने करियर में आगे बढ़ सके, उसके भी तो कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो एक एम्प्लॉय को भी उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद कर सके, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल सोसाइटी। देखिए बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा, सोसाइटी वेलफेयर के द्वारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सोसाइटी, उसके लोगों का बेनिफिट, वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट भी देखता है। लोगों को नौकरियां देता है, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज देता है, रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स अवेलेबल करता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसे मैंने बताया था, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, वो टीम वर्क, ग्रुप वर्क पे ऊपर फोकस करता है और ये इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक मेंबर ऑफ द ग्रुप जो भी एफर्ट्स डाल रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, उससे हम कंपनी के जो गोल्स है उसको यहाँ पे अचीव कर सके। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। देखिए बेटा, अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो ये कोशिश करता है कि जो भी हम काम करें कम से कम खर्चे और कम से कम रिसोर्सेज में यहाँ पे कर पाए। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे फोकस करता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, या तो यहाँ पे मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करता है और ये कोशिश करता है कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट हम यहाँ पे डिराइव कर सके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे मैनेजमेंट को 3 इंपॉर्टेंट चीजें आर्ट, साइंस, प्रोफेशन के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब यहाँ पे मैं अगर साइंस की बात करूं तो साइंस एग्जैक्टली क्या है, साइंस एक ऐसे सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग एंड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। साइंस में कभी भी मैजिक नहीं होता है, लॉजिक होता है। हर एक चीज प्रूवन होती है मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद। आज मैं अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, आप अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दोनों सेम चीज, सेम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट दोनों का सेम होगा, चाहे कोई भी कहीं पे भी बैठ के सेम एक्सपेरिमेंट्स को करे। साइंस बदलता नहीं है, वो सिचुएशनल नहीं होता है कि एक जगह H2O वाटर है, दूसरी जगह H3O वाटर है। कभी सुना? हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए साइंस के अगर कुछ कॉमन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर ऑफ साइंस है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, थियोरेटिकल मटेरियल है, बुक्स है, कोर्सेस है, कॉलेजेस है जो साइंस में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कराती है। मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट की भी किताबें हैं, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के भी कोर्सेस है जैसे BMS, MMS, BBA, MBA एक्सेट्रा। तो ये तो यार साइंस में है, मैनेजमेंट में भी है, दोनों में मैचिंग। ठीक है, सेकंड क्या है, तो दैट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। देखो बेटा, जैसे मैंने बोला साइंस लॉजिक है, मैजिक नहीं है। आज साइंस का अगर कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी केमिकल फॉर्मुलेशंस है, तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद, उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन्स बनाए गए थे। ये एक्सपेरिमेंट्स, ये थ्योरीज, ये प्रिंसिपल्स को बनाए गए थे। जैसे मैं कहती हूँ ग्रेविटी, तो कोई भी चीज नीचे ही गिरती है ना, चांद की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, चांद किसी और के लिए लाना। बट यहाँ पे जब मैं कहती हूँ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, तो बार बार लगातार सेम चीज को रिपीट करके जब हमने देखा कि रिजल्ट एक्यूरेटली सेम आ रहा है, तब हमने उसको साइंस का प्रिंसिपल बनाया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एक चीज समझो, मैनेजमेंट है ना, लोगों के साथ डील करता है, ह्यूमंस के साथ डील करता है।
तो मैं एक एम्प्लॉय को कहती हूँ कि भाई तेरा सैलरी बढ़ा दूंगी, प्रमोशन दे दूंगी, तेरे को मैं मैनेजर बना दूंगी, तो उसके ऊपर वो पॉजिटिवली काम करके मोटिवेट करके वो दिन रात काम करेगा? हर व्यक्ति करेगा क्या? बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिसको मैं बोलूंगी ना यार कर लेना, तेरे को प्रमोशन मिलेगा, सैल मेरे को नहीं चाहिए रे बाबा, मेरे को दिमाग का शांति चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो बिकॉज मैनेजमेंट लोगों के साथ डील करता है, ये प्रिंसिपल पार्शियली प्रेजेंट है। हर बार आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सेम प्रिंसिपल का अलग अलग लोगों के ऊपर सेम आपको रिजल्ट मिले। तो ये सिर्फ पार्शियली प्रेजेंट है, मतलब 50-50। ठीक है, थर्ड पे जाते हैं जो कि है यूनिवर्सल वैलिडिटी। भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिडिटी होते ही नहीं है। हाँ, हर जगह H2O इज वाटर, बट हर जगह हर मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सेम रिजल्ट आएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप कह सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रेजेंट है, सेकेंड 50-50 है, थर्ड नहीं है। और इसीलिए हम कंक्लूजन यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जो है कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट is science but not exact or pure science। या तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट is inexact or social science since it deals with human behavior। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होने का नहीं। मैनेजमेंट इज साइंस, यस। मैनेजमेंट इज प्योर साइंस, नो। मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट साइंस, नो। मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस, यस। मैनेजमेंट इज सोशल साइंस, यस। तो एक कीवर्ड्स लगता है मैनेजमेंट साइंस है, बट यहाँ पे इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस है। प्योर और एग्जैक्ट साइंस मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जहां पे हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को यहाँ पे आर्ट के साथ। आर्ट एग्जैक्टली क्या है, तो आर्ट एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पे स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, इनोवेशन, परफेक्शन की जरूरत होती है। कोई आर्ट फॉर्म की बात करो, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो नाचना हो, कोई भी आर्ट फॉर्म की यहाँ पे बात करो, उस कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस की बेटा जरूरी होती है। और हर एक व्यक्ति की ना अपनी क्रिएटिविटी होती है। भाई तुम स्टेप चाहे सेम करो, बट करने का तरीका मेरा अलग होगा, ऋतिक रोशन का अलग होगा, टाइगर श्रॉफ का अलग होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एज अ मैनेजर चाहे आप सेम चीज को करो, सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करो, बट हर एक व्यक्ति का जो करने का तरीका या ढंग होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट को आर्ट के प्रिंसिपल्स के साथ या फीचर्स के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे। पहला फीचर ऑफ आर्ट कहता है कि वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि मैनेजमेंट भी है। आर्ट में अगर आपको कोई भी आर्ट फॉर्म को मास्टर करना है तो उसके लिए कोर्सेज, डिग्रीज, बुक्स, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी अवेलेबल है। सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट कहता है कि आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। हर एक व्यक्ति चाहे सेम आर्ट फॉर्म को यहाँ पे करे, बट उसका करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो अलग होता है। इसमें उसकी जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे आती है। थर्ड जो है वो कहता है कि आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यस, यहाँ पे प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लगती है। आप रातों रात यहाँ पे डांसर नहीं बन सकते, रातों रात सिंगर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। डांसर को जो है रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक सिंगर को रोज यहाँ पे रियाज करना पड़ता है। तो यस, इसके लिए बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। मैनेजमेंट की बात करें तो यस, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। चाहे हम सेम चीज को मैनेज करें, बट मैनेज करने का जो ढंग है, जो तरीका है, अलग हो सकता है। एक होता है जब मम्मी पापा कहते हैं पढ़ाई कर, मैं तेरे को मैकबुक प्रो लेके दूंगा। एक मम्मी पापा होते हैं जो कहते हैं पढ़ाई कर रहा है कि चप्पल निकालू मैं। ये भी एक तरीका है। एंड गोल क्या है कि भाई बच्चा पढ़ाई करे, बट करवाने का तरीका अपना अपना। ठीक है, नेक्स्ट जो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात करूं तो देखो बेटा, मैनेजर
अगर बनना है, ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे को सीईओ बनना है, आप बस इतना बता दो कि कौन सी डिग्री करके मैं सीईओ बनूं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, मैंने एक डिग्री कर ली उससे मैं सीईओ बन गई, मैनेजर बन गई, ऐसा तो नहीं होता। अगर आपको कोई भी मैनेजरियल पोजीशन पे काम करना है तो उसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे हम काम करते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, हम डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, मैनेजरियल टैलेंट गेन करते हैं, तब जाके हम एक अच्छे मैनेजर बनते हैं। और जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उतना हमारा जो मैनेजरियल टैलेंट है वो भी यहाँ पे डेवलप होते जाता है। बट यहाँ पे मैं अगर कंक्लूजन की बात करूँ, ठीक है, तो भाई इसका तो कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। भाई सारे जो फीचर्स ऑफ आर्ट मैनेजमेंट में है ना, तो प्योर सिंपल कंक्लूजन है, मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर मैनेजमेंट विद प्रोफेशन। अब प्रोफेशन यहाँ पे क्या है, एक ऐसी ऑक्यूपेशन है बट जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और इंपॉर्टेंट जिसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। देखो बेटा, तुमको आज एक डॉक्टर बनना है, तो मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर के अंडर काम करती हूँ, मुझे सारी नॉलेज है, मुझे चीजें आती है, तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ क्या? डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, लाइसेंस चाहिए, एमबीबीएस करना है या बीएचएमएस करना है या बीएमएस करना है या एमडी करना है, ये सब डिग्री और लाइसेंस चाहिए तो डॉक्टर, डिग्री और मेंबरशिप चाहिए तो सीए बन सकते हो। अगर मैं कोई भी प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशन में एक आपको उस पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। सेकेंड, चाहे नॉलेज हो चाहे आपको हर चीज आती हो, फिर एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते जब तक वो बनने के लिए जो भी डिग्री और लाइसेंस या मेंबरशिप चाहिए वो आपके पास। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, तो जो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन है उसको हम यहाँ पे मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में मौजूद है या नहीं। सबसे पहला फीचर ऑफ प्रोफेशन है कि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यस भाई, ये तो मैनेजमेंट में भी है। मेरे को प्रोफेशन बनना है, अगर एक लॉयर बनना है, मुझे अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे अगर एक डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बुक्स है, कोर्सेस है, डिग्रीज है, कॉलेजेस है, जहां पे मैं ये पढ़ाई करके डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बन सकती हूँ। मैनेजमेंट में भी है, तो ये फीचर तो मैं कहूंगी कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेकेंड फीचर की बात करूं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो देखो बेटा, डॉक्टर बनना है तो डिग्री चाहिए, लॉयर बनना है तो लॉयर की डिग्री चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट बनना है तो सीए की डिग्री चाहिए। मैनेजर बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? बच्चे कहेंगे मैडम एमबीए चाहिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आज कितने लोग मैनेजरियल पोजीशन पे हैं जिनके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है। हाँ, आजकल कंपनीज ऐसी बन चुकी है जो प्रेफर करती है कि सिर्फ एमबीए वाले लोगों को वो मैनेजर्स के पोजीशन पे दे, बट ऐसा कंपल्शन दुनिया में कहीं पे भी अभी तक नहीं है। आगे हो सकता है, बट फिलहाल तो ये फीचर जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। चलो इधर चौकड़ी मार देते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं, जो कि प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। देखो बेटा, मैं अगर यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करूं, ठीक है, तो जैसे अगर मैं डॉक्टर्स की बात करती हूँ तो उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉयर्स की बात करती हूँ तो उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करती हूँ तो उनके लिए ICAI है। अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिनकी मेंबरशिप आपको उस प्रोफेशन में जाने के लिए कंपलसरी है, प्लस ये एसोसिएशंस के अपने कायदे कानून है जो हर एक व्यक्ति जो उस एसोसिएशन में है उसको फॉलो करना है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट के लिए भी कुछ एसोसिएशंस है, जैसे AIMA, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो यहाँ पे न्यू दिल्ली में है। बट मुझे अगर एक मैनेजर बनना है तो क्या मेरे पास AIMA की मेंबरशिप कंपलसरी है? नहीं। अगर मैं AIMA की मेंबर नहीं भी हूं तो भी एक मैनेजर बन सकती हूँ। तो इसलिए ये भी फीचर अभी तक मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है, अभी तक ये कंपलसरी नहीं है।
नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। बेटा ये जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है ये यही प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाता है। AIMA दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी एथिकल कोड्स है, डूज एंड डोंट्स है कि आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अभी तक बिकॉज इसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, इस जो कोड ऑफ कंडक्ट हर एक मैनेजर फॉलो करे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तो दैट इज सर्विस मोटिव। अब देखो बेटा एक चीज को समझो, कोई भी प्रोफेशनल है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज से लोगों को सर्विस दे सके, बट मैनेजमेंट का तो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करना है ना। फर्स्ट ही इसमें देखा, मीनिंग में ही तो देखा, मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस मोटिव प्राइमरी एम नहीं है, राइट और इसीलिए ये भी फीचर मौजूद नहीं है। तो मैं कह सकती हूं कि टोटल 5 फीचर्स में से सिर्फ एक ऐसा फीचर है जो मैनेजमेंट में मौजूद है, बाकी नहीं है। और इसीलिए यहां पे मैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ करूंगी कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट on the path of becoming a profession। देखो बेटा आज चाहे AIMA हो तो अभी उसकी मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, कल हो सकती है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट कंपलसरी हो जाएगा, राइट। आज अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कल उठ के MBA हो सकता है। तो यहाँ पे भले मैनेजमेंट आज प्रोफेशन नहीं है बट कल उठ के हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। तो आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि मैनेजमेंट टुडे not a profession but it is on the path of becoming a profession। maybe next 10 साल 15 साल में मैनेजमेंट यहाँ पे एक प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है, अभी तक जो हमने टॉपिक्स किए उसकी क्विक मल्टीपल चॉइस जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे जरूर जाएंगे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। भाई चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन टॉपिक बाकी है। ठीक है, बट पहले यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स पढ़े क्या हमें समझ में आए, क्या हम इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो जवाब दे पाएंगे, इसको पहले चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर है। मैं हमेशा से बताते आ रही हूँ एफिशिएंसी का काम होता है टू रिड्यूस द कॉस्ट, इफेक्टिवनेस का फोकस होता है टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है they are successful, they do not achieve their goals and target by chance but following a deliberate process। आज अगर कोई भी कंपनी सक्सेसफुल है तो वो नसीब या लक से सक्सेसफुल नहीं बनती, बट वो एक प्रोसेस फॉलो करती है। वो प्रोसेस कौन सा है? मैंने कहा था कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। मैं जब कहती हूं प्रोसेस तो बेटा प्रोसेस किसका कीवर्ड था? एब्सोल्युटली, तो आपका आंसर भी क्या होगा? मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है जो हम परफॉर्म करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस टू मेक क्लॉथ एंड जूट बैग्स। क्यों ये बिजनेस शुरू किया? सो दैट वो प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पे लोगों के इसमें रिड्यूस कर सके। पर्पस क्या था जूट और क्लॉथ बैग बनाने का? कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो सके। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड है? ये तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होना, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खराब, तो मैं एनवायरनमेंट का सोच रही हूँ। एनवायरनमेंट का सोच कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब बच्चे कहते हैं कि बिजनेस शुरू किया मैम, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है ना, ये पैसे की बात की क्या? प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, कॉस्ट रिकवर हुआ, 4 दुकानें खोल दी, कोई बात हुई क्या? तो ऑर्गेनाइजेशनल कहाँ से होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट दैट सेज मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये किसका फीचर है? तो भाई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कोई भी काम को करने का अपना तरीका, अपना ढंग, ये आर्ट में मौजूद होता है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को करने का तरीका नहीं होता अपना, समझ रहे हो बेटा? क्योंकि तरीका अगर अपना तो फूटेंगे बूम धमाके। फिर तो आर्ट ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने तरीके से अपने क्रिएटिविटी एंड अपने एक्सपीरियंस या अपनी जो पर्सनालिटी है वो अपने काम में दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जयराम जो है एक मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी है जो ब्यूटी एंड सैलून सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। अब अपने क्लाइंट को ट्रैक करने के लिए वो डिफरेंट स्कीम्स एवरी मंथ यहाँ पे बनाते हैं, एवरी ओकेजन पे, एंड हेंस रिसीव्स मोर ऑर्डर्स। ही कीप्स ऑन लर्निंग न्यू टेक्निक्स, tries to offer competitive prices as per the market standards and hence gets the benefits of first mover advantage। यहाँ पे कौन सा characteristics of management highlighted है? मौके के मुताबिक स्कीम्स को देना, त्योहार आया तो त्योहार का ऑफर देना, यहाँ पे ऑफ सीजन है तो डिस्काउंट देख के बेचना। तो जैसे जैसे मार्केट में सिचुएशंस बदलेगी वो अपने स्कीम्स को बदलेगा। तो ये तो भाई बदल बदल की बात आ रही है, तो ये तो डायनामिक ही हो सकता है। जयराम जो है एक ऐसा मैनेजर है जो सिचुएशंस और उसके चेंजेस को समझता है और उन चेंजेस के मुताबिक वो अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाता है, जो कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, इसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एडजस्ट और अडैप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बदलते रहता है तो मैनेजमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को बदल सके। तो कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट करता है? हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि सिचुएशन या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस के मुताबिक अगर आप अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब। ध्यान से देखो कीवर्ड ऑन टाइम विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को छोड़ो, काम समय से होना चाहिए, तो समय के ऊपर फोकस किया तो भाई ये क्या है? इफेक्टिवनेस है। वही मैंने बोला तो कॉस्ट के ऊपर फोकस किया तो क्या होता? एफिशिएंसी होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ। ध्यान से देखो, सिस्टमैटिक बॉडी, अब ये तो आर्ट में भी है, ये तो साइंस में भी है, ये तो प्रोफेशन में है। अब इससे मैं गैस नहीं कर सकती, किससे कर सकती हूँ? जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करना। अब कोई भी चीज छोड़ोगे तो नीचे ही गिरेगी, ये तो जनरल ट्रुथ है, दुनिया को मालूम था, बट क्यों ये एक्सप्लेन किया गया? इसमें मेरे दोस्त, यस यस इट इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू नथिंग। मतलब कोई चीज से अगर मैनेजमेंट को हटा दोगे तो वो चीज कोई काम की नहीं रहती। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है कि भाई मैनेजमेंट है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट हट गया ना तो आपकी चीज है ना बेकार हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इन्वॉल्व्स existence of theoretical knowledge, universal validity, principles based on experimentation, systematic body of knowledge। अब जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं कि मैम ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। बात तो 100% की कर रहे हो, फतेह की कर रहे हो, बट इस थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अब चलो ये तो यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये तो साइंस में है। अब ये प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये साइंस में है। थ्योरेटिकल नॉलेज, क्या ये साइंस में था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या ये साइंस में था? हाँ था। बच्चा क्या? थ्योरेटिकल नॉलेज, जो साइंस में नहीं था बट आर्ट में ये पॉइंट मेंशन था। आर्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उसमें स्लैश करके बोलते हैं थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज करो। मुझे पता है कि पार्शियली ये ऑप्शन भी सही है, बट मुझे 100% श्योरिटी वाला ऑप्शन दिया है, वो सिलेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस एज वेल एज प्रोफेशन। अब ये स्टेटमेंट क्या है भाई? बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे जाते हैं, जो कहता है डैश ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्टिव्स, तो वो कौन से हैं? पर्सनल है। अब इसी को आप ह्यूमन भी कह लो, इसी को आप इंडिविजुअल भी कह लो, भाई साहब सबका सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश फीचर ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल और बिग।
तो मैनेजमेंट हर जगह मौजूद होता है, छोटा या बड़ा। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैनेजमेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर बोलोगे तो परवेसिव, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज डैश। मैनेजमेंट प्योर साइंस है? नहीं है। मैनेजमेंट सोशल साइंस है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट पार्शियल साइंस है? कैन नॉट बी कॉल्ड। अभी देखो कैन नॉट बी कॉल्ड तो हट गया, क्वेश्चन होगा पार्शियल सोशल पार्शियल। तो मैं बोलूंगी मैनेजमेंट पार्शियल साइंस है। हाँ, डेट था, डेट नहीं था ना, तो पार्शियल हुआ, आधा। देखो मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, इसके पीछे एक लॉजिक है, बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के साथ उनके बिहेवियर के साथ डील करता है, इसीलिए वो सोशल साइंस है। तो ये सही हो सकता है। अब पार्शियल वर्ड यूज किया था क्या मैंने? नहीं, सोशल एंड इनएग्जैक्ट, याद रख, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम बाकी के क्वेश्चंस पे, जो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक के ऊपर है। उम्मीद करती हूँ कि पहले के टॉपिक्स में जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसका आपने सही, बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। अब हम जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट को मैं 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकती हूँ, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी को यहाँ पे आप लोअर लेवल भी कह सकते हो, ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो, ठीक है। जब मैं यहाँ पे मैनेजमेंट इनटू 3 लेवल्स की बात करती हूँ, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। यहाँ पे मैनेजमेंट में टॉप लेवल में कौन आता है? हर वो व्यक्ति जिसके पास मैक्सिमम ऑथोरिटी हो, या तो आप कह सकते हो हर वो व्यक्ति जिसके पास मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बड़े डिसीजन है वो लेता है, वो टॉप लेवल में आता है, चाहे वो सीएफओ हो, सीईओ, सीटीओ हो, सीईओ हो, एक्सेट्रा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद जब मैं सेकेंड लेवल पे जाती हूँ, वो उसके नीचे है, उसके अंडर है, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, या तो डिविजनल हेड्स भी कह सकते हो, वो सारे यहाँ पे मिडिल लेवल में आता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिविजन का बॉस, दैट इज मिडिल लेवल। अब उनके अंडर जो आते हैं, दैट इज लोअर ऑपरेशनल या तो सुपरवाइजरी लेवल। ऐसे लोग जो डायरेक्ट वर्कर्स के साथ डील करते हैं, डायरेक्ट वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो यहाँ पे सुपरवाइजर्स हो, सुपरिटेंडेंट्स हो, फोरमैन्स हो, क्लर्क्स हो, एक्सेट्रा। बच्चे कहते हैं मैम एम्प्लॉयज कहाँ पे आते हैं? भाई एम्प्लॉयज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते ही नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयज के पास कोई भी अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, इसीलिए वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अथॉरिटी कैसे जाती है? ज़ूक, एक स्लाइड की तरह। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में नीचे आते हो, टॉप पे मिडिल में आए, कम हो गई, मिडिल से लोअर पे आए और कम हो गई। तो जैसे लेवल्स में नीचे आते जाते हो, अथॉरिटी रेड्यूस या डिक्रीज होते जाती है। सेकेंड, हम यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करती हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि भाई मेरे को अगर कुछ काम दिया, मेरे बॉस ने बोला कि आज के दिन में ये होना चाहिए, अगर मैंने नहीं किया मैं आंसरेबल हूँ। इसको क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर लोअर लेवल को मिडिल लेवल ने काम दिया, नहीं किया तो जवाब देना पड़ेगा। मिडिल लेवल को काम कौन देगा? टॉप लेवल। जवाब नहीं किया नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी जो है, हमेशा याद रखना, अ सबऑर्डिनेट is accountable to superior। तो भाई अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, आप अपने सीनियर, अपने बॉस को अकाउंटेबल हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे याद रखनी है। उसके अलावा अगर इनके फंक्शंस की बात करूँ तो यस, ये भी आपको याद रखना है, बट फंक्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो जो आपको दिए गए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा फंक्शंस होते हैं जो इनको परफॉर्म करने होते हैं। तो एक बेसिक लॉजिक याद रखना है,
टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जिनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, मैक्सिमम पावर टू टेक डिसीजन होता है। तो कभी भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पूरे कंपनी लेवल पे जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी प्लान, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज बनानी है, वो टॉप लेवल बनाएगा। तो टॉप लेवल की फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस साल हमें क्या करना है, 20% से सेल बढ़ाना है, 5 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ाना है, ये टॉप लेवल डिसाइड करेगा। सेकेंड में यहाँ पे अगर प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेमिंग की बात करूं तो इस साल हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना टॉप लेवल बनाता है। टॉप लेवल जो भी प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज बनाएगा वो पूरे कंपनी या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएगा, एक व्यक्ति, एक डिपार्टमेंट के लिए कभी भी नहीं बनाएगा। थर्ड क्या है, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो टॉप लेवल के लिए उनके जूनियर्स या तो सबऑर्डिनेट्स कौन है जो उनके अंडर काम करते हैं, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल क्या काम करेगा, हर एक डिपार्टमेंट में क्या काम होना है, ये टॉप लेवल यहाँ पे बताता है। जो भी यहाँ पे कंपनी चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है, मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट चलाने के लिए मशीनरी चाहिए, प्लांट एंड बिल्डिंग मुझे लानी है, टेक्नोलॉजी लाना है, ये रिसोर्सेज को यहाँ पे टॉप लेवल अरेंज करता है। उसके अलावा जो वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए बेटा टॉप लेवल पे अथॉरिटी मैक्सिमम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैक्सिमम। यहाँ पे कभी भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर टॉप लेवल के हाथ में है, राइट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। उसके अलावा लियासन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कंपनी से जुड़े हर एक स्टेक होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, ह्यूमंस हो, कंज्यूमर्स हो, उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, उनके साथ जो भी आपको यहाँ पे डीलिंग्स करनी है, टॉप लेवल करता है। To integrate diverse elements and coordinate the activities, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, किस तरीके से इन सबके काम को कोऑर्डिनेट करना, जोड़ना, ओवरऑल प्रोजेक्ट टॉप लेवल देखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई भी ऐसे मेजर चेंजेस आ रहे हैं जिससे उनको लगता है कि मेरे बिजनेस पे असर होगा, तो उसको समझ के उसके मुताबिक प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज को बनाना। अगेन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और उसके रिलेटेड डिसीजंस, प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज की बात होती है तो टॉप लेवल आता है। वही अगर मैं बात करती हूँ मिडिल लेवल की, तो अगर डिपार्टमेंटल काम आता है, मेरे डिपार्टमेंट का प्लान, मेरे डिपार्टमेंट का स्ट्रेटेजी, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों का मोटिवेशन, मेरे डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट, मेरे डिपार्टमेंट का सक्सेस, मेरे डिपार्टमेंट का सर्वाइवल, तो मिडिल लेवल की बात आती है। इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे डिसीजन जो भी लेना है मिडिल लेवल यहाँ पे लेता है। उनके मेन फंक्शंस में सबसे पहले जो टॉप लेवल प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, टॉप लेवल ने प्लान बनाया, पॉलिसी बनाया, स्ट्रेटेजी बनाया, मिडिल लेवल को दे दिया कि भाई ये काम ऐसे ऐसे होना है, उनके प्लान्स को समझ के उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्ट करना। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी उनके डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती है, मेरे डिपार्टमेंट में कौन कब क्या काम करेगा, किस तरीके से मैं प्रोसेस को करूंगी, ये मैं डिसाइड करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन जो अपने डिपार्टमेंट के लिए करना होता है। अब मेरे डिपार्टमेंट में 2 लोग यहाँ पे कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो 2 लोगों की पोजीशन वेकेंट हो रही है, उसको फिल करना, बट मेरे डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटिंग द पर्सनल्स, अगेन बट उनके डिपार्टमेंट के। देखो बेटा, मैं अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूं ना, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कुछ नहीं देखने वाली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मोटिवेट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग जा रहे हैं, रिक्रूट करना है, नहीं, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑपरेट विद देयर अदर डिपार्टमेंट्स। देखो बेटा, एक चीज समझना है, आप अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, बट आपके डिपार्टमेंट से कंपनी सक्सेसफुल नहीं बन सकती। तो मुझे अगर कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए मुझे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर कर इस काम को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। तो मैं अगर यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट की पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक चीज आपको समझनी है, बहुत सारे लोग इसको लोअर लेवल बोलते हैं, आप इसको यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो, आप इसको जो है सुपरवाइजरी लेवल भी
कह सकते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एज अ लोअर लेवल बोल के आ सकते हैं, ऑपरेशनल आ सकते हैं, सुपरवाइजरी भी आ सकते हैं। तो ये तीनों नाम जो है सेम चीज को बिलोंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इनको समझने का मेन तरीका होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं, फर्स्ट हैंड वर्कर्स के साथ डील करते हैं, चाहे वो वर्कर्स काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका नजर रखना हो, वर्कर का क्वालिटी कंट्रोल हो, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल हो, वर्कर्स की जो भी ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको अपर मैनेजमेंट तक पहुंचाना हो, वर्कर्स के साथ एक रिलेशन, एक बॉन्ड मेंटेन करना हो, उसके मुताबिक ये लोग काम करते हैं। ठीक है, मैं अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे पहले उनका फंक्शन कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर है, जैसे मैंने आपको बताया काफी बार ऐसे होता है कि वर्कर्स को काम करते वक्त कुछ दिक्कतें आती है, बट वो दिक्कतों का उनको सोल्यूशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सही लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचेगी। तो वर्कर्स की बात जो है प्रॉपर अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना कि उनको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके। सेकंड जो है वो कहता है कि मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड हेल्दी रिलेशंस। अब वर्कर्स को यहाँ पे फैक्ट्री में काम करना है, वेंटिलेशन चाहिए, वर्कर्स को अगर पीने का पानी चाहिए, वॉशरूम चाहिए, मान के चलो वॉशरूम की कड़ी टूट गई, वॉशरूम क्लीन नहीं रखते हैं लोग, तो वो चीज़ों को यहाँ तक सुपीरियर्स तक पहुँचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना। काफ़ी बार वर्कर्स जो है बेटा यहाँ पे जो हैवी मशीन्स होती है, डेंजरस मशीन्स होती है जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, उसके साथ यहाँ पे डील करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन साइट में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो कोई भी हैवी मटीरियल गिर सकता है, लग सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, इसके लिए हेड गियर्स पहनना, सेफ्टी जैकेट्स पहनना, तो ये वर्कर्स की सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, तो दैट टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तो प्रोडक्शन होते वक्त प्रोडक्शन होना जितना जरूरी है उतनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन मेंटेन करना यहाँ पे जरूरी है। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन यहाँ पे मेंटेन करना, प्रोडक्ट बनाते वक्त वर्कर्स जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही बन रही है कि नहीं, इसका यहाँ पे नजर रखना। नेक्स्ट जो है दे रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। मोरल का मतलब क्या होता है कि बेटा काफी बार हमें ऐसा लगता है कि यार काम करने का मन नहीं कर रहा, हमारा फोकस नहीं लगता, काफी बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि ये अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो कॉन्स्टेंटली उनको मोटिवेटेड रखना, चाहे वो इंसेंटिव्स को दिखाकर हो, चाहे वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर सुनकर उसको सॉल्व करके हो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, बेसिकली एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन अचीव करना, ये इंश्योर करना कि प्रोडक्शन करते वक्त वर्कर्स जो भी मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं उसका वेस्टेज ना हो, अप्रोप्रिएटली विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी ये जो मटेरियल है उसको यूज करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाएंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मेन फोकस हम यहाँ पे नहीं रखने वाले हैं, रीजन बीइंग कि यही जो फंक्शंस है आगे में आपको चैप्टर्स बन के आएंगे। मेन आपको क्या याद रखना है, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस है, पांचों सीक्वेंस में ही यहाँ पे जाएंगे, ऊपर नीचे फंक्शंस को नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग हमेशा फर्स्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, याद रखना प्लानिंग जो है फर्स्ट या तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है, प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। मुझे अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, कैसे अचीव करूं, तो इसलिए हम एक प्लान बनाते हैं, पहले से डिसाइड करते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो इसको एडवांस में देखना, दैट इज प्लानिंग। याद रखना फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है, फ्यूचरिस्टिक है, bridges the gap between what we are today and what we want to become in future। ठीक है, सेकंड फंक्शन की बात करें तो वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग के 2 इंपॉर्टेंट पर्पसेस होता है, एक तो प्लानिंग के मुताबिक मैंने जो प्लान किया व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू मैंने डिसाइड किया, तो यहाँ पे प्लानिंग के मुताबिक काम को करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उन रिसोर्सेज को अरेंज करना, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे मशीन चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे जो भी चीजें चाहिए उसको अरेंज करना। सेकेंड, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइड करना कि भाई मुझे यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स लगेंगे, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। ये 2 इंपॉर्टेंट रोल्स है जो ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन यहाँ पे है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन करता है और दूसरा मेन मटेरियल, मशीन, जो भी रिसोर्सेज है उसके अरेंजमेंट्स देखता है, राइट।
उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड फंक्शन पे जाते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन भी माना जाता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मेन एम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेकेंट पोजीशन है उसको मोस्ट कम्पिटेंट एम्प्लॉयज के साथ फिल करना। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पोजीशन, हर एक व्यक्ति का अपना काम होता है। अगर वो पोजीशन वेकेंट हो गई तो उसका काम कौन करेगा? तो स्टाफिंग का काम होता है, कोई भी जगह खाली होती है तो उसको तुरंत विद द मोस्ट कम्पिटेंट एम्प्लॉय फिल करना, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनकी प्रॉब्लम्स उनके उसको सॉल्व करना, ये भी स्टाफिंग के अंडर आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। पहली चीज, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे एक्चुअल काम की शुरुआत होती है, जहां पे एक्शन इनिशिएट होता है। डायरेक्टिंग 4 चीजों से बनता है, एक सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप और कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का मेन काम होता है लोगों से काम करवा के लेना, ये इंश्योर करना कि लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें, इस तरीके से लोगों से काम करवाए कि हम कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मेन काम होता है ये इंश्योर करना कि हमने प्लान तो बना लिया बट चीजें यहाँ पे प्लान के मुताबिक चले। अगर कोई भी चीज यहाँ पे प्लान के मुताबिक नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही, ये फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना। तो भाई प्लान के रास्ते पे चलते रहना और प्लान के रास्ते पे ही टिके रहना, ये कंट्रोलिंग यहाँ पे इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द लास्ट कंसेप्ट, जो कि है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अब सवाल है क्यों? ठीक है, हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंक्शन है जो हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर जगह मौजूद है। एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मौजूद है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन सकता, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। बट कोऑर्डिनेशन है क्या? तो जब मैं कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन, तो वो एक ऐसा फोर्स है जो बाकी सारे फंक्शंस को यहाँ पे जोड़ कर रखता है। ठीक है, चीज याद रखो, डिपार्टमेंट्स होते हैं बट हर डिपार्टमेंट अलग अलग रास्ते जाएगा ना तो कंपनी के गोल्स अचीव नहीं होंगे। भले हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, हर मैनेजर अपना काम करे, हर एम्प्लॉय अपना काम करे, बट एंड में इन सबका काम मिलाकर आना एक ही रास्ते पे चाहिए, जो कि है कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और ये कौन लाता है? तो कोऑर्डिनेशन लाता है। कोऑर्डिनेशन के कुछ कीवर्ड जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, सबसे पहला कीवर्ड है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, दूसरा वर्ड है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा वर्ड है यहाँ पे यूनाइटिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है कोऑर्डिनेशन के जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बट कोऑर्डिनेशन एक ऐसी कड़ी है जो सारे फंक्शंस को यहाँ पे जोड़कर रखता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द फर्स्ट नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, या तो फर्स्ट आप कह सकते हो रीजन कि क्यों कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे मैं प्लानिंग कहूँ, चाहे मैं ऑर्गेनाइजिंग कहूँ, चाहे मैं कहूँ, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग हो, राइट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज जो ये सारे फंक्शंस में मौजूद होती है। हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो चाहे बेटा मैं यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ, या चाहे मैं यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे जरूरत होती है। तो हर एक फंक्शन में भी कोऑर्डिनेशन है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मौजूद है। ठीक है,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज कोऑर्डिनेशन required a S of an organization। बेटा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना कोऑर्डिनेशन के सक्सेसफुल बन पाए। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। हेंस कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल, it is present in all departments, it is present in all functions of management, it is required for the success of an organization। कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, आपको चूज करना है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है फीचर्स या तो कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि कोऑर्डिनेशन जो ग्रुप एफर्ट है उसको यहाँ पे जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। हर एक डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपना मेहनत कर रहा है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि इन सब की जो काम है, मेहनत है, वो यहाँ पे जुड़कर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। सेकेंड फीचर कहता है कि वो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स लाता है। हर एक डिपार्टमेंट की जो एफर्ट्स है, जो यहाँ पे मेहनत है, उसमें यूनिटी लाता है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए वो एक कॉमन थ्रेड है जो उनके काम को कोऑर्डिनेट करता है, जोड़ता है, सिंक्रोनाइज करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे मौजूद है, तो इसलिए जब तक यहाँ पे मैनेजमेंट है, जब तक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तब तक कोऑर्डिनेशन मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। देखो बेटा, एक व्यक्ति आप नहीं रख सकते कि भाई तू सबका कोऑर्डिनेशन करवा, नहीं। हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के, खुद से मेहनत करके ये इंश्योर करना होता है कि कोऑर्डिनेशन बराबर हो। वो हो नहीं जाता है, करना पड़ता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन हो नहीं जाता है, करना पड़ता है। मैनेजर्स को कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर सके, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स अचीव कर सके। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि जैसे बेटा ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो होते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है और डिपार्टमेंट्स ऐड होते हैं और लोग जुड़ते हैं हमारे कंपनी में, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स और लोग जब आते हैं, इतने सारी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता है, हर एक व्यक्ति का डिफरेंट टास्क होता है, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन हमेशा होता है। देखो बेटा, हर एक डिपार्टमेंट अपने काम पे फोकस करता है, तो हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना सोचेगा, अपने काम का सोचेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का क्या। तो कोऑर्डिनेशन ही ऐसी चीज है जो हर एक डिपार्टमेंट को जोड़ के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के तरफ ले आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस रहा है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन अचीव करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो एक ही काम को बार बार रिपीटेटिवली करे और उसी काम के ऊपर फोकस करे। तो ऐसे समय पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ते जाती है कि भाई भले आप अपने काम पे फोकस करो, भले आप अपनी चीज को करो जिसमें आपका आउटपुट अच्छा आए, बट एंड में आपका जो एंड गोल फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के तरफ हो। बेसिकली कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है कि भले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना काम करे, भले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन आए, भले उनका फोकस उनका टास्क या उनका गोल हो, बट एंड फोकस कंपनी का गोल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चैप्टर तो खत्म हो गया, बट यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि अंजू के जो अंकल है, उन्होंने अंजू को इन्फॉर्म किया कि उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी कंपनी में। कंपनी की मेजर पॉलिसीज बनाने से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी देखने से सब कुछ उनके हाथ में था। अब अंजू के अंकल कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे थे? ए भाई, मेरे को कंपनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना है, कंपनी की पॉलिसी बनानी है।
मतलब मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रही हूँ तो मैं टॉप लेवल पे हूँ। हाँ, मैं अगर मेरे डिपार्टमेंट के लिए कर रही होती तो मिडिल लेवल होती। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मंजूषा वर्क्स एज द मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये भाई कौन सा लेवल है? मैं एक डिपार्टमेंट की मैनेजर या डिपार्टमेंट की हेड हूँ तो भाई मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हूँ ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which function of management ensures that all the positions in an organization are filled with the right person and the best suitable for that position? Right person at the right place at the right time. Vacant positions को most competent employees के साथ fill करना, ये कौन सा function of management कहता है? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो अभी आप बताओगे, जो कि आपको नीचे यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो भाई कौन सा ये फंक्शन है जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो भाई कितने लोग यहाँ पे सही पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है द डिविएशन इन द वर्क आर एनालाइज्ड अंडर डैश प्रोसेस। तो भाई यहाँ पे डिविएशन क्या है, यहाँ पे क्या गलतियां हो रही है, प्लान के मुताबिक हम क्यों नहीं चल पा रहे, कौन देखता है? तो प्लान के मुताबिक चलाने की जिम्मेदारी का तो कंट्रोलिंग ने ले रखा है, देखेगा भी भाई कि भाई क्यों प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे, क्या गड़बड़ घोटाला है, देखेगा भी कंट्रोलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग देम इज द मेन फंक्शन ऑफ डैश। तो कोई भी एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना और उनको मोटिवेट करना, बेटा ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर द डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज को लाना, डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव डैश। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोग होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना करता है, एचआर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, बट एंड में उनका फोकस क्या होता है? तो भाई यहाँ कंपनी के जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करना। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, जो कहता है एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विथ। तो एफिशिएंसी का मेन फोकस क्या होता है? तो एफिशिएंसी का मेन फोकस होता है कि यहाँ पे हम जो है वो है राइट, तो चीजों को यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेस के साथ यहाँ पे करना। ठीक है, या तो आप कह सकते हो एफिशिएंसी कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, या यहाँ पे यूजिंग द रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। उसको यहाँ पे एक टास्क दिया है कि आपको 1 लाख यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट सेल करना है एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर यूनिट 20 दिन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टारगेट दिया है 1 लाख बेचना है 20 दिन में, और कॉस्ट बताया है 100 पर यूनिट। अब ही इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 1 लाख प्रोडक्ट 20 दिन में सेल करना था, वो उसने कर दिया। दिक्कत ये आई कि 100 रुपए के बदले उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब यहाँ पे उसने जो है कॉस्ट यहाँ पे रखना था उसको 100। ठीक है, बट उसने जो है लास्ट 1000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट को यहाँ पे 20% से इंक्रीज कर दिया, मतलब 120 रुपीज कर दिया। टारगेट समय से अचीव किया। ही विल बी कंसिडर्ड डैश, मतलब मैंने अगर 1 लाख यूनिट्स बेचने थे 20 दिन में, वो मैंने कर दिया, तो मैं क्या हूं? व्हाट विल आई बी कंसिडर्ड एज? तो ऐसे केस में मैं इफेक्टिव मैनेजर हूं। अब सवाल ये होता कि वो क्या नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ा दिया, समय से काम किया तो इफेक्टिव है, बट खर्चा जो बोला तो उससे ज्यादा कर दिया, एफिशिएंट तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि तारक एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। अब ये कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट है? ए भाई मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे जो है नेक्स्ट क्वार्टर में 30% से मेरा सेल्स बढ़ाने का है। आज मैं 1000 यूनिट बेच रही हूं तो नेक्स्ट क्वार्टर में 1300 बेचना है। तो ये कौन सा फीचर है भाई? ये कहता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, क्योंकि ये जो 30% इंक्रीज इन सेल्स है ना, ये मेरा गोल या तो टारगेट या तो ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
a designation related to lower level management. तो भाई प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, तो ये जो है तीनों डेजिग्नेशन है. मार्केटिंग मैनेजर जो है ये कहाँ पे आता है मेरे दोस्त? तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड है. Which of the following is not an organizational objective of management? Enough revenue to cover costs, earning sufficient profit, increase in the prospect of business, या providing free education to employee. Earning enough revenue to cover cost, ये किसके ऊपर फोकस करता है? सर्वाइवल. Earning sufficient profits, तो भाई ये प्रॉफिट्स हो गया. Increase in the prospects of business in the long run, तो ये यहाँ पे ग्रोथ हो गया. तो ये तीनों तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. अब बच्चों को फ्री एजुकेशन देना एम्प्लॉयज के, इसका मेन फोकस क्या है? एम्प्लॉयज. मैंने बोला था कीवर्ड, तो जब एम्प्लॉय कीवर्ड यूज होता है तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव बन गया? ह्यूमन, पर्सनल या तो इंडिविजुअल. क्लियर है? चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज principles of management have universal validity, they have universal application, different principles of management are brought into effect differently by different managers, it is not important for practicing managers to be member of a professional association. यहाँ पे different principles of management are brought into effect differently by different managers. basically focus क्या है? personalized application. काम सेम, करने का तरीका अलग. यही तो आर्ट का एक फीचर है. मैंने बोला ना ये सिर्फ आर्ट में हो सकता है कि काम सेम, करने का तरीका अलग. The authority responsibility relationship that exists within the organization gives rise to dash. ठीक है, तो अथॉरिटी रिलेशनशिप लेवल पे डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं, लेवल्स बनते हैं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल बनता है या ग्रुप एक्टिविटी बनता है. अब ये दोनों तो सवाल ही नहीं रिलेटेड है. कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये अथॉरिटी रिलेशनशिप से मेंटेन्ड ही नहीं है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बनते हैं. टॉप लेवल में कौन जाएगा? मैक्सिमम अथॉरिटी वाला, उसके अंडर उससे कम, उसके अंडर उससे कम. तो अथॉरिटी के मुताबिक मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाती हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट पर्टेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिडिल लेवल के लिए नहीं है? ध्यान से पढ़ो, डज नॉट. ठीक है, चलिए. They are responsible for all activities of the operational managers. They are responsible for welfare and survival. ये टॉप लेवल है ना. They interpret the policies made by top level. हाँ, ये तो अभी मिडिल लेवल है. Cooperate with other departments. हाँ, ये भी मिडिल लेवल है. तो ये welfare and survival of the organization जो है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर इसकी बात करें तो ये तो टॉप लेवल में आ गया. तो इसके लिए ये मिडिल लेवल का फंक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की. बेसिकली मैं बात कर रही हूँ किसकी? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने की. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे जोड़ता है, ये कौन सा यहाँ पे फोर्स है? तो यस, दैट इज कोऑर्डिनेशन. तो बाइंड्स, थ्रेड दैट बाइंड्स, सिंक्रोनाइजेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज कॉमन थ्रेड है. हाँ भाई है. ऑल फंक्शंस में मौजूद है. हाँ भाई है. बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी है. तो बेसिकली आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. वैसे भी फर्स्ट और सेकंड मौजूद दिख गया ना, तो फोर्थ सीधा ऑल ऑफ द अबव देने का. ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शंस तो सही नहीं हो सकते ना. राइट, चलिए आगे जाते हैं, जो कहता है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन. वो प्लानिंग पे शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है. तो भाई चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, ये क्या बताता है? कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है.
अब ये सवाल जो है इसका भी जवाब आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। सवाल क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कमेंट करना, क्योंकि दो दो पूछा है, या तो कमेंट टू कमेंट, ठीक है, 2 बार भी कमेंट कर सकते हो तो भी दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को प्राइमरी फंक्शन कहता है? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कहता है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इंश्योर्स थिंग्स आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। चीजें प्लान के मुताबिक चले, प्लान के रास्ते पे हम चले। इसका ठेका किसने लिया था? कंट्रोलिंग ने लिया था। कंट्रोलिंग का काम होता है कि टू इंश्योर थिंग्स आर डन एज पर प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी नॉट बाय आई। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं, मेरा, मैंने किया, मेरे से हुआ नहीं, हम, हमारा, हमने किया, हम करेंगे, से होगा, हमारा फोकस। इट इज मैनेजमेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति के ऊपर नहीं चलता है। गुड मैनेजर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों की प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करता है, ठीक है। तो एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो कंपनी का भी फायदा देखता है कि कंपनी के भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, और एम्प्लॉयज का भी फायदा देखता है कि उनको भी जो प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, उनके भी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी यहाँ पे अचीव हो। लियासन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, अब ये किसका फंक्शन है? तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बाहर, जैसे मीडिया है, न्यूज है, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इनके साथ मीटिंग करना, इनके सामने अपनी रेप्यूटेशन, अपनी इज्जत बनाए रखना, ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ पे जिम्मेदारी है? तो इट इज अ फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है which function of management focuses on giving instructions, communicating and motivating the employees? कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, इंस्ट्रक्शंस देना, कौन कब क्या काम करेगा, तो ये कौन बोलता है? डायरेक्टिंग बोलता है। ये प्लानिंग में भी कौन कब क्या काम करेगा ये डिसाइड होता है, बट जब मैं कहती हूँ इंस्ट्रक्शंस देना कि भाई तू ये कर ले, तू ये देखना, तू ये काम करेगा, तो ये तो डायरेक्टिंग करता है, क्योंकि डायरेक्टिंग लेवल पे ही एक्शन इनिशिएट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेशन है ऑफ द सीयूटी स्प्रिंट वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि सेशन पूरा समझ में आया होगा, फटाफट एकदम मेमोरी ताजा हो गई होगी, फर्स्ट रिवाइज हो गया होगा, और 2 सवाल पूछे थे। अब देखते हैं कौन इसका सही जवाब आता है। हम तो दोबारा आपके सामने जरूर आएंगे विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, और वो भी बहुत ही जल्द। बट तब तक तैयारी शुरू रखिएगा। यहाँ पे सीयूटी हमें तो करना है, टॉप यूनिवर्सिटी में हमें तो पढ़ना है, ठीक है। दोबारा बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।